नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में मेहमान आ चुके हैं राकेश शुक्ला जी। सर बहुत स्वागत है आपका। राहुल महाजन जी आज हमारे साथ हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका। समीर चौकामकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं, स्वागत समीर जी। और विजय त्रिवेदी जी पहुंचने वाले हैं। आज बहुत सारी कहानियां आपको हम बताएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद जितनी राजनीति चुनाव में हो रही थी उससे ज्यादा ही हो रही है, कम नहीं हो रही है। अब दो तीन बातें पहले, बाकी खबर समीर जी आपको अंदर की और महाराष्ट्र की दे देंगे। सुनने में यह आया है कि शिंदे साहब ये कह रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला बीएमसी के मेयर का बनाया जाए। मतलब वो किसी भी सूरत में ये चाहते हैं कि शिवसेना, मतलब उद्धव ठाकरे के हाथ से बीएमसी अगर निकली है तो शिवसेना के पास तो कम से कम कुछ वक्त रहे। तो ये दबाव वो बना रहे हैं क्या, और क्या ऐसा बीजेपी होने देगी, इसकी बात हम करेंगे। अभी उनके सारे पार्षद या कॉर्पोरेटर जो जीत के आए थे सबके सब अभी भी ताज होटल में ही हैं। तो उसको उद्धव ठाकरे और संजय राउत कह रहे हैं ताज होटल जेल, कि ताज होटल जेल से कब बाहर निकालोगे भाई अपने पार्षदों को, और तुमको खतरा तो अपनों से ही है। तो वो बता रहे हैं कि तुमको खतरा बीजेपी से ही है, हमसे तो कोई खतरा तुम्हें नहीं है। ये दूसरी बात हुई। तीसरा, एक कंसर्टेड एफर्ट, ये प्रयास दिखाई दे रहा है ऑपोजिशन पार्टीज का, अलग अलग नेताओं के बयान एक ही दिशा में जा रहे हैं। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले जब जरूरत होती है तो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, फिर उनकी मदद से सत्ता में आती है और फिर उनको निपटा देती है। ये सारे बयान शिंदे जी को थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए दिए जा रहे हैं कि देख लो, तुम्हारे साथ अभी हमारे साथ हुआ है, अब तुम्हारे साथ होगा। अभी तुम्हारी जरूरत इनको है क्योंकि अब इस बार भी बीएमसी में पूर्ण बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, तो तुम्हारी जब तक उपयोगिता बनी हुई है तभी तक बीजेपी तुम्हारे साथ है। इसके बाद तुमको बीजेपी दरकिनार कर देगी। तो अभी भी वक्त है, जीत जाओ, छोड़ दो, आ जाओ वापस, घर वापसी कर लो। ये सारे बयान मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे मजेदार बयान था शिंदे जी का। होटल में उनके कॉर्पोरेटर क्या कर रहे हैं और क्यों नौबत आई है। सारे तो मुंबई के हैं, कौन सा किसी को बहुत दूर से चल के आना था, सब मुंबई के जीते हुए लोग हैं। उनको उनके घरों से कुछ किलोमीटर दूर एक होटल में रखने का क्या मतलब। तो ये सवाल उनसे हुआ जब वो मिलकर निकल रहे थे ताज होटल के बाहर अपने पार्षदों से। तो उन्होंने कहा देखें, नए नए लोग जीत करके आए हैं, अभी मेरी सबसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, पहली बार मैंने मुलाकात की है। सबको मार्गदर्शन की जरूरत है कि कैसे बढ़िया काम करना मुंबई की जनता के लिए। तो मैं तो वो मार्गदर्शन करने के लिए गया था। सुनिए। नए जो चुनकर जो लोग आए हैं उनको मार्गदर्शन करना था, और उनको यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए, साथ में आए। बहुत दिन से चुनाव में बिजी थे, एक अलग साथ में आ जाएंगे तो वार्ड में कैसा काम करना है, वार्ड में डेवलपमेंट करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसा जो काम है उसको एक फेज में सब प्रस्ताव बनाना और उसका वार्ड को डेवलप करना। लोगों में एक भावना निर्माण होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना। अब प्लान तो बन रहा है कुछ तो, लेकिन किस चीज का प्लान बन रहा है पहले ये क्लियर कर लेंगे। 2.5 साल वाली बात सही है क्या, कि ये कह रहे हैं कि 2.5 साल आपका मेयर बीजेपी का, 2.5 साल हमारा मेयर, ऐसा कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं आपस में? देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे इस बात के लिए अड़ेंगे नहीं कि 2.5 साल हमारा मेयर रहे और 2.5 साल आपका रहे। देखिए, बीजेपी आज बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 29 सीटें एकनाथ शिंदे जी की है, बीजेपी की 89 के करीब सीटें हैं। तो बीजेपी तो पहले अपना मेयर बनाएगी। 2.5 साल का मुद्दा नहीं होगा। दरअसल मुझे लगता है कि बाकी तमाम समीकरण जो है, जो ठाणे के हो, कल्याण डोंबिवली के हो, वो पनवेल के हो, वो बीएमसी के हो, एकनाथ शिंदे पहले सेटल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई अगर आपका मेयर बनेगा तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आप हमें दीजिए। आप कल बता रहे थे बाकी चीजों को लेके क्या होगा मुझे लग रहा है। और ये भी डर होगा, मतलब ठीक है, अब एक पार्षद तो मतलब ऐसा है जो 500 मीटर की दूरी पे रहते हैं होटल ताज के, वो भी होटल ताज में आराम 500 मीटर दूर घर है कि दूरी पे उनका घर है, उनको भी वहां पर रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये चर्चा हो रही है। और बेसिकली क्या है, इसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता नहीं है। कोई पार्षद कहाँ चला गया, गायब हो गया। मैं आपसे कल से पूछ रहा हूं और आप बता नहीं रहे। शिंदे जी के पार्षदों को किससे खतरा है? कांग्रेस से खतरा है, उद्धव ठाकरे से खतरा है, या बीजेपी से खतरा है? नहीं, बीजेपी से मुझे लगता है संभावना इस बात की कम है कि बीजेपी लेगी नहीं। जिस तरीके से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार के अंदर लगातार है, टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हुआ है, तो यह संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के पार्षदों को तोड़कर अपना मेयर बना ले। सत्ता में वो सहभागी है, बड़े सहभागी है सत्ता के अंदर, तो वो संभव नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि कुछ पार्षद कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने वहां रख के रखा है। और मुझे लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से सारी चीजें पहले सेटल करना चाहते हैं। मेयर के लिए फोन लिया हुआ है क्या?
नहीं, फोन तो सबके पास है, फोन सबके फोन पास दिया है, सब खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल सारा एंजॉयमेंट हो रहा है, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी तो यह तय नहीं होगा ना कि मेयर किसका कौन बनेगा। अभी तो लॉटरी निकलने वाली है कि भाई वो मेयर मतलब महिला बनेगी, एससी बनेगा, कौन बनेगा, कोटे में ठीक है कौन सर, सा ठीक आ है, रहा चलिए। तो ये तो शिंदे जी ने जो कहा पहली बार, क्योंकि इस सवाल पर उनका जवाब था तो मैंने आपको सुना। अब मैं जो आपसे दूसरी बात कह रहा था, विजय त्रिवेदी जी आ गए प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। जो मैं आपसे कह रहा था कि सारी ऑपोजिशन पार्टियां शिंदे जी को दबाव में लाने में लगी हुई हैं कि भाई छोड़ो, ये तुम कहां किस चक्कर में पड़े हो, ये पार्टी है भरोसे के लायक। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, बीजेपी को। आओ छोड़ो, वापस आओ, घर अपने लौटो दोबारा, और आपस में मिलकर हम मेयर बना लेंगे। तुमको मेयर चाहिए तो मेयर बन जाएगा, आओ हमारे साथ आ जाओ। हमारी और संख्या पूरी हो जाती है वैसे, अगर ये चले जाएं उधर तो सब मिलकर अपना मेयर बना सकते हैं। तो मैं आपको दो सैंपल दिखा रहा हूं बयान के। पहला बयान आपको सुनाता हूं, दिल्ली से आया है। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, और दूसरा वो भी कांग्रेस में रहे, अब नहीं है, सपा के समर्थन से राज्यसभा गए थे, कपिल सिब्बल जी, उनका। दोनों ने एक ही बात कही कि शिंदे जी आज नहीं तो कल आपके साथ जो होना है वो निश्चित है, वो तय है। बीजेपी आपको धक्का मार के निकाल देगी। शिंदे साहब को अब लड़ाई अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़नी है कि उनका राजनीतिक वजूद रहेगा भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगी दलों को चित करने का काम कर दिया, उनको खाने का काम कर दिया। तो उनको अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी है। सत्ता का मोह छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। कि आप अपने सहयोगियों को खा जाते हो, आप अजीत पवार को और शिंदे साहब को दोनों को आपने एकदम मतलब अपने साथ रख करके उनके शक्ति आपने छीन कर दी, उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो आपके सामने बोल सकें। अब अजीत पवार जी को और शिंदे साहब को निर्णय लेना चाहिए कि उनको राजनीतिक अस्तित्व अपना बचाना है। बाकी बातें जो इमरान मसूद ने कही, चले ठीक है, कोई डिस्कशन से हम मान लेते। एक बड़ी गजब बात बोल गए इमरान मसूद, आपने गौर किया? उन्होंने कहा शिंदे जी सत्ता का मोह छोड़ो। नेता को कह रहा है सत्ता का मोह छोड़ो, कहां चक्कर में हो, आ जाओ वापस। कपिल सिब्बल जी ने और मजेदार बात की, मैं उम्मीद करता हूं वो हिस्सा इस बयान में हो। उन्होंने भी मोटा मोटा यही कहा कि इनको पावर में आने के लिए छोटी पार्टियों की जरूरत राज्यों में पड़ती है, लेकिन उन्होंने उसकी दो कैटेगरी बनाई कि एक कैटेगरी वो है जहां पर रीजनल पार्टियां होती हैं कुछ राज्यों में, दूसरी कैटेगरी राज्यों की वो है जहां पर कांग्रेस पार्टी से लड़ाई होती है। बात तो ठीक है। तो उन्होंने कहा जहां कांग्रेस से लड़ाई होगी ना, वहां ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी साथी वाथी को साथ लेके नहीं चलते, वहां ये सीधे लड़ते हैं। मैंने कहा ये बताएंगे कोई कौन से राज्य में ऐसी लड़ाई है जहां कांग्रेस से लड़ने के लिए बीजेपी सहयोगियों को साथ में नहीं लेती? तो सर गजब राज्य बता दिया उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में हमारी और बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, लेकिन यहां पर किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी भाजपा। हाँ, उन्होंने यूपी का एग्जांपल दिया स्पेसिफिकली। सुनिए कपिल सिब्बल को। शिंदे साहब को पिछले इलेक्शन में आप जानते हो कि जब शिवसेना इकट्ठा लड़ी थी, मतलब कि शिंदे फैक्शन और उद्धव फैक्शन इकट्ठा थे, तो निश्चित रूप से इनको बहुमत हासिल हुई थी और कॉरपोरेशन इनके हाथ में थी। तो अभी तो शिंदे सेक्शन ने कॉरपोरेशन खो दी। एमएनएस का ग्राफ कम थी, एनसीपी तो लगभग ख़त्म ही हो गई जहाँ तक कॉरपोरेशन का सवाल है। कांग्रेस का घटा, ग्राफ घट रहा है, और शिवसेना जो शिंदे फैक्शन है उनको केवल 29 सीटें मिली हैं कॉरपोरेशन में, और इनको लगी हैं 89। तो नुकसान किसका हुआ? सभी का नुकसान हुआ, फायदा बीजेपी को हुआ। और बीजेपी की ये इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी रही है, पहले पास उसके बाद बनवास। और राष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे हो कि यही इनकी स्ट्रैटेजी रहती है, पहले पास फिर बनवास। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है, और वो गिना रहे हैं सबका ग्राफ कम हो गया है, सिर्फ बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें सीखने लायक बात उन्होंने यही निकाली कि बीजेपी के साथ मत जाओ। ये सीखने की बात नहीं कि बीजेपी ग्रो कर कैसे रही है और तुम्हारा ग्राफ डाउन क्यों हो रहा है। कांग्रेस का ग्राफ डाउन हो रहा है तो उसमें कोई बीजेपी ने अलायंस कर लिया, ये वजह है, या कांग्रेस के कुछ अपने कर्म भी हैं? वो सिब्बल साहब ने नहीं बताया। राकेश जी देखिए क्या है कि चिंता उनकी अपनी नहीं है, लेकिन सबकी चिंता किस पे है? शिंदे जी को लेके है, सबके सब। और उसमें कांग्रेस अपनी चिंता छोड़ के शिंदे जी की बहुत चिंता कर रही। अब जहां तक जो बात बार बार घूम के आती है कि शिंदे जी को तोड़ा जाएगा, तो नगर निगम चुनाव के पहले ठाणे और कुछ क्षेत्रों पे शिंदे जी की पार्टी के
कद्दावर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। आपको ही पता होगा, एक बड़ा विवाद पैदा हुआ और वो मामला आया दिल्ली। दिल्ली आने के बाद ये सहमति बनी कि अब शिंदे जी के शिवसेना से एक भी नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कराया जाएगा। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि शिंदे जी के पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ेगी। तो फिर खतरा किससे है? तो सबसे बड़ा खतरा इस समय पर दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। तो शिंदे जी की जो बाड़बंदी है, वो बाड़बंदी यही है कि कहीं हमारा पुरानी शिवसेना इस शिवसेना के लोगों को न ले जाए, क्योंकि दल बदल का कानून नहीं लगता। और यदि वो चले गए और कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शिवसेना आपके और शिंदे शिवसेना, ये सारा आंकड़ा यदि आप जोड़ लेंगे तो बन जाती है बात। तो बात तो बन जाती है, लेकिन शिंदे जी की बहुत बड़ी बात बिगड़ जाएगी। और जो ये कह रहे हैं कि सत्ता का मोह त्याग दीजिए, तो उनको सत्ता का मोह नहीं त्यागना पड़ेगा, बल्कि उनको हो सकता है कि बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनको राजनीति का ही मोह त्याग देना पड़ेगा। हाँ। फिर बचेगा क्या उनके तो पास? फिर भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे, इसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो ये बाकी नेता जो है हम बता रहे हैं कि बीजेपी छोटी बड़ी मछली है, छोटी मछली को निगल जाती है। साथ साथ तैरती तब तक है जब तक सामने कोई खतरा दिखाई देता है, बाकी उसी को निगल जाती है। इस बात सही है क्या सर? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चिंता इमरान मसूद साहब और कपिल सिब्बल आज कर रहे हैं, 15 दिन पहले कर लेते तो ये झंझट ही नहीं रहता। जो 109 का फिगर आप दिखा रहे हैं, शायद होगा इन सब लोगों का मिलाकर 109 के करीबन है ये। तो यदि ये सब लोग पहले चुनाव साथ लड़ लेते, कांग्रेस को किसी ने मना किया था उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने के लिए, या समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए, या माइनॉरिटी का वोट उनको साथ लेना था MIM के साथ, किसी के साथ, शरद पवार के साथ, तो जब उस समय तो साथ लड़े नहीं। अब आज साथ की गिनती कर रहे हैं और उसको साथ लाने की कर रहे हैं जो साथ नहीं थे। जो साथ थे उनके साथ आप चुनाव लड़े ही नहीं। बिल्कुल ठीक। उनको सर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इतने नंबर ले आएंगे। अच्छी मतलब फ्रैंक बात तो ये है, ये आ गए नहीं, लेकिन साथ आ जाते तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं भी हो तो साथ कर लेते। क्या तो कांग्रेस नगर निगम चुनाव लड़ते हुए दिखी है क्या? क्या एक भी उनका नेता वहां पे ऐसा दिखा है क्या? नहीं, तो इसलिए वो लगातार इसकी एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए थी, तब कर लेते जी। अब शिंदे साहब को सत्ता का मोह नहीं है तो मतलब सत्ता छोड़कर चले जाएं। मतलब राज्य सरकार में जो मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो मेयर के चुनाव के लिए उनके साथ चला जाए, सत्ता छोड़ दे वो। ये कौन सी समझदारी की बात है? ठीक है। अच्छा, वैसे बीजेपी की चूंकि आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं, तो बीजेपी से आज जो बड़ी खबर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी को अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने जा रहा है कल। इसके लिए आज नितिन नवीन जी का नॉमिनेशन हो जाएगा। अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कल, क्योंकि इसमें कोई चुनाव होना नहीं है, सर्वसम्मति से होना है, आज वो नॉमिनेशन कर देंगे। और उनके नॉमिनेशन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के प्रेजेंट अध्यक्ष JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ और राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम लोग सब मौजूद होंगे, कल भी होंगे। और इसमें फिर कल जो है उनकी ताजपोशी हो जाएगी और वो अब अध्यक्ष जो है वो बन जाएंगे। तो ये बीजेपी से जुड़ी भी खबर आ रही है। हमें इसमें लगातार हमने इस पे काफ़ी बातें की हैं। नितिन नवीन का चयन, यंग लीडर, 44-45 साल के व्यक्ति हैं, और क्या ये जो जनरेशन शिफ्ट बीजेपी कर रही है, क्या और पार्टियां ऐसी हिम्मत दिखा पाएंगी करने का? क्या कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा जो है वो सोच सकती है? तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे। हालांकि इस खबर में ऐसा अब कोई सरप्राइज जैसा कुछ बचा नहीं है। मैं नड्डा जी का, लेकिन मैं वो देख रहा था, एक छपा हुआ था पूरा कि कितने चुनाव उनके उसमें हुए। तो उन 2019 और 24 का चुनाव हुआ ना सर, उनके उसमें 6 साल वो अध्यक्ष रहे और 2 लोकसभा चुनाव लड़े उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने। और इस मेरे ख्याल से 30 या 33 के करीब जो है, 32 लड़े, 32 के करीब जो है वो विधानसभा के चुनाव लड़े थे। और शायद 60% उनका स्ट्राइक रेट है राज्यों में जीत का, और 2 लोकसभा उनके अध्यक्ष काल में जीते हैं। लोकसभा चुनाव तो एक ही हुआ उनके नेतृत्व में। 19 से पहले हो गए 2024 में नहीं, 19 के बाद जब अमित शाह वो बने, गृह मंत्री बने, उसके बाद उनको अध्यक्ष बनाया गया ना। लोकसभा एक ही हुआ है। हाँ, लोकसभा चले ये भी मानने चले तो वो भी उसमें जीत दर्ज हुई। तो वो अगर क्योंकि कंपैरिजन होगा तो उन्हीं के कार्यकाल से किया जा सकता है ना। तो वो है लेगेसी जिसको आगे ले जाना है नितिन नवीन को। नहीं, कई सारे इसमें फैक्टर्स हैं। ये भी तो बात है कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। बीजेपी में ये भी सोच है कि नए नेताओं को आगे लाएं, ताकि जो एक हमेशा से एक सोच रही है बीजेपी और RSS में कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप जो है उसे जो है कहीं ना कहीं तैयार किया जाए। तो नितिन नवीन जो है वो भी इसी का एक हिस्सा है। दूसरा ये भी है कि ये भी कोशिश होगी कि बहुत सारे ऐसे नेता जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं या फिर पार्टी के लिए बहुत उन्होंने किया है, उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है लाइमलाइट में लेके आए या आगे लेके आए, ताकि उन नेताओं के जरिए बाकी काडर में ये संदेश जा सके कि अगर आप पार्टी में बहुत समय तक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपके लिए जगह है पार्टी में।
तो ये सारे भी फैक्टर्स इसमें आपको देखने आपसे नहीं बात हुई इस पर, हमने इस पर काफी चर्चा की है कि नितिन नवीन जी को जो टीम मिलेगी, वो ये कहना है कि नितिन नवीन जी ने ही अपने लिए बनाई है, ये तो ठीक नहीं है। तो वो तो ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि अमित शाह और गृह प्रधानमंत्री के होते आपको जो है ऐसा नहीं कि पूरा फ्री हैंड होगा। ये तो देखिए पार्टी में ये हमेशा से रहा है। दूसरा सीनियर जूनियर का जो सीनियर और यंग युवा का जो मिश्रण है वो कैसा होगा? देखिए पार्टी में हमेशा से रहा है। आप आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का समय देख लीजिए, तब भी मेजर डिसीजंस जो होते थे वो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी लेते थे, अध्यक्ष कोई भी हो। या कंसल्टेशन जरूर रहता था कि कंसल्टेशन में ये सब किया जाएगा, लेकिन ये पार्टी में बिल्कुल साफ था कि लीडरशिप कौन सी है, कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी बात को पार्टी में समझा जाएगा। और इसके बाद भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी ज़्यादातर डिसीजन उन्हीं के हिसाब से हुए। अध्यक्ष का बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अध्यक्ष का रोल रहता है, उनसे कंसल्टेशन होती है, उनसे बात होती है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है इन दोनों के ही नेताओं के रहे। ठीक है, मतलब मोटे तौर पे कार्यकारी अध्यक्ष जैसा ही मामला है अध्यक्ष बनने के बाद भी। पार्टी में देखिए सभी पार्टियों में ऐसा है, जो कि नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनके परामर्श के बिना कोई डिसीजन नहीं होता। सर यूपी की हमने क्योंकि अभी इमरान मसूद को आपने सुना, वो सहयोगी पार्टियों को जो है या मतलब छोटे दलों को कुछ नसीहत दे रहे थे, तो यूपी से एक खबर मैं कल पढ़ रहा था अखबार में कि मायावती जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने जन्मदिन पे, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम विधानसभा चुनाव जो है अगले साल जो हो रहा है वो अकेले लड़ेंगे। लेकिन फिर उन्होंने ब्राह्मणों की बात भी कर दी थी कि ब्राह्मणों का उचित सम्मान नहीं हो रहा भाजपा में, और हमारे साथ सवर्ण जुड़े, ब्राह्मण हमारे साथ जुड़े। फिर उसमें शायद उन्होंने आगे ये भी कहा, रिपोर्टेड तो है कि अगर वैसे तो हम अकेले ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें किसी तरह विश्वास हो जाए कि ये दल जो है हमें और वर्गों का वोट दिला सकता है तो हम विचार कर सकते हैं। तो वो जो आर्टिकल था वो ये था कि ये कह के मायावती जी ने इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक दरवाजा खोल दिया उनके लिए कि भाई अब ये बातचीत, आप ये ना माने कि ये गाड़ी नहीं बढ़ने वाली आगे, खासकर कांग्रेस। और कांग्रेस को ये लगता है कि भाई ब्राह्मण की अगर बात है तो ब्राह्मण तो हमारे साथ था ही, और आज भी अगर वो एक खेमा अगर ब्राह्मणों का नाराज है भारतीय जनता पार्टी से तो वो किसी और के पास जाने की बजाय हमारे पास ही आएगा। तो मायावती जी को ऑफर करने के लिए कांग्रेस को लगता है कि हमारे पास कुछ है, कि हम कुछ जुड़ के कुछ बन सकते हैं। और अखिलेश यादव के हवाले से भी ये बात कही जा रही थी कि अखिलेश यादव भी, हालांकि वो एक अलायंस करके देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में 19 में, उसमें उनको कुछ हासिल नहीं हुआ था मायावती जी ने, बल्कि उसके बाद ये कहा था कि हमारा वोट इनको चला गया, इनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश यादव भी माइंड नहीं करेंगे अगर ये 3 पार्टियों का बड़ा अलायंस बन जाए विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि 10 साल हो गए। अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो सबको अपनी उम्र भी तो दिख रही है ना। अखिलेश जी भी कितना समय विपक्ष में रहेंगे, वो भी, और सब लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मायावती जी और वो भी। तो आपको लगता है शुक्ला जी कि अभी इस कहानी में कोई दम बाकी है, ये 3 लोग एक हो जाएं दोबारा? देखिए, राजनीति में संभावनाएं, विकल्प बहुत सारे रहते हैं, इसलिए भविष्यवाणी करना ठीक नहीं। लेकिन बुआ और बबुआ की जोड़ी भी प्रयोग में आ चुकी है, और बबुआ की और कांग्रेस की जोड़ी भी प्रयोग में आ चुकी है। तो सारे प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश में फिलहाल विफल दिखे हैं। अब 27 का जो माहौल है, 27 का माहौल तो साफ तौर पे योगी जी के पक्ष में दिखाई दे रहा। बड़े एम्फेटिकली कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहता हूं, क्योंकि वहां पे 2 चीजें बड़ी पॉजिटिव है योगी जी के पक्ष में। एक तो धर्म शीर्ष पे है बिल्कुल, और हिंदुत्व तो शीर्ष पे चल रहा है, और कानून व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी चल रही है, जिसको लेके पब्लिक खुश है। तो जो सबसे बड़ा माइनस फैक्टर है वो यही है कि समाजवादी पार्टी का जो एक कहना चाहिए कि उनके कार्यकाल को जब याद करते हैं तो मुझे याद आता है दिग्विजय सिंह का कार्यकाल इतना समय होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी याद दिलाती है मध्य प्रदेश में। हाँ जी। कि याद करिए दिग्विजय सिंह के शासनकाल में क्या था। उसी तरह से इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में याद कराती है कि याद करिए अखिलेश जी का शासनकाल कैसा था। तो ये जो याद करिए और हमारे साथ जो प्लस है, वो कोई भी गठबंधन, कोई भी समीकरण अभी फिलहाल बेहतर होते नहीं दिखता। जहां तक कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस करीब ब्राह्मण तो हमारे साथ थे, अरे तो कांग्रेस के साथ कौन नहीं था? कांग्रेस के साथ तो ब्राह्मण भी था, राजपूत भी था, दलित भी था। ये बात तब उठी ना कि इस बार ब्राह्मण नाराज है भाजपा से। नहीं, देखिए ब्राह्मण नाराज जी के बगल में जो ब्राह्मण खड़े हैं मुझे उनका नहीं पता। नहीं, देखिए ब्राह्मण नाराज हैं। वो जब मीटिंग हुई ब्राह्मणों विधायकों की तो माना गया कि ब्राह्मणों का एक पूरा गोल योगी जी के खिलाफ मीटिंग कर रहा है, लेकिन उसमें 3 ऐसे विधायक थे जो बिल्कुल कटु समर्थक हैं योगी जी के। उन 3 विधायकों की मौजूदगी से ये स्पष्ट हो गया कि ये जिस तरीके से राजपूत बैठक हुई थी
उसी तरह से ब्राह्मण बैठक भी हुई है, यानी राजपूत बैठक भी योगी जी के शायद निर्देशों में हुई हो, उसी तरह से ब्राह्मण बैठक भी उनके निर्देश में हुई है कि सिर्फ राजपूत बैठक होगी तो एक मैसेज जाएगा, क्योंकि योगी जी के पीछे ये बात चलती रहती है कि ठाकुर समर्थक हैं, ठाकुरों को बढ़ा रहे हैं। बड़ा गैप भाई सर, कई महीनों का गैप है दोनों बैठकों में। नहीं, मतलब ये बल्कि ये तो ब्राह्मणों का असर्शन दिख रहा है। असर्शन। अब उसमें सलभ मणि जैसे विधायक यदि बैठे हुए हैं तो क्या मानने के योगी जी के खिलाफ बैठक हो रही? रमेश द्विवेदी जैसे लोग बैठे हुए तो क्या ये मान ले कि उनके खिलाफ बैठक हो रही? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अभी इसलिए ये कहना मुझे मतलब मेरा अपना मत ये है कि वो ब्राह्मणों की बैठक का जो एक आडंबर तैयार किया गया कि योगी जी के खिलाफ है, मुझे नहीं लगता। और योगी जी के खिलाफ अभी आपको कोई माहौल यूपी में मुझे तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। चुनाव के टाइम पे क्या होता कह नहीं। यूपी की खबर है अगली, और सर ने कहा कि धर्म जो है, धर्म की गाड़ी बढ़िया चल रही है वहां पर, हिंदुत्व शीर्ष पे पीक पे, तो हिंदुत्व पीक पे चल रहा है। अब देखिए कल माघ मेले में क्या हुआ प्रयागराज में। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आरोप लगाया है कि प्रयागराज माघ मेले में पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ मारपीट की। वैसे इसको आरोप नहीं कहना चाहिए क्योंकि मारपीट हुई है, क्योंकि उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता। कल मौनी अमावस्या थी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और वो जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो उस वक्त उनका और प्रशासन के बीच विवाद हो गया। हुआ यह कि शंकराचार्य जी अपने अनुयायियों के साथ, वो भी सन्यासी थे, पालकी और रथ पर सवार होकर बिल्कुल राजसी स्नान के लिए संगम की ओर बढ़े और प्रशासन ने उनको रास्ते में रोक दिया और कहा कि ये नो व्हीकल जोन है, आप रथ नहीं ले जा सकते हैं। और इसके बाद उनको वहां रोका गया और उनसे कहा कि आप पैदल जाइए। शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने इसके बाद, जब जाहिर है शंकराचार्य जी हैं, उनसे पुलिस कहे कि रथ से उतरिए, पैदल जाइए, तो उनके जो साथी थे, जो उनके शिष्य थे, वो थोड़ा नाराज हो गए, तो उनके पुलिस के साथ धक्का मुक्की वगैरह भी हो गई। तो ये समझ में आ रहा है कि वहां पर ये सब कुछ तो हुआ। अब एक सीसीटीवी तस्वीर आई, उसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थक बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पे जो प्रशासन का जो बयान आए उसके बाद एसपी ने बोला, जो डीएम कमिश्नर ने बोला, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इतनी अव्यवस्था वहां पर उस वक्त पैदा कर दी शंकराचार्य जी ने अपनी जिद में कि हम तो रथ ही से जाएंगे, कि वहां पर हमको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे में कोई दूसरा इंसिडेंट हो सकता था, स्टैम्पीड वगैरह जैसी उन्होंने शब्द नहीं किया, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई, इतनी अव्यवस्था हो गई कि मेले में कुछ और भी हो सकता था। यह आरोप वो शंकराचार्य जी के ऊपर लगा रहे हैं। अगर एक बयान है तो सुना दें प्रशासन का। और अखिलेश यादव जी का पोस्ट आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि साधु संतों, भक्तों, श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। रामगोपाल यादव, उन्हीं की पार्टी के चाचा जी, उन्होंने लिखा कि क्या आप संगम तट पर स्नान कौन करेगा, यह भी पुलिस और प्रशासन तय करेगा। एक योगी की सरकार में हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु का ऐसा अपमान, इसकी कल्पना भला कौन कर सकता है? अब बताइए कौन गलत कौन सही, समीर जी। जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई एक शंकराचार्य जा रहे थे, बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाता। और जब प्रशासन को पता था कि वो पूरे अपने गाजे बाजे के साथ, रथ के साथ आ रहे हैं, तो पहले उनसे इस संदर्भ में बात कर ली जाती कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो सरकार के साथ जो रहा है रिश्ता, वो सबको मालूम है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, उनका वो विवादित बयान देते हैं, वो राजनीतिक बयान देते हैं, वो राजनीति में एक का पक्ष लेते हैं, एक को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनको ये लगा होगा कि भाई मुझे जहाँ मुझ करके उतारा जा रहा है और मुझे पैदल चलने के लिए कहा जा रहा है, तो वो अड़े होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब इतनी बड़ी भीड़ है तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी अहंकार छोड़ना चाहिए था। आप संत हो, अगर कह दिया कि भाई प्रशासन को तकलीफ हो रही है, वहाँ पर और लोग भी है, कोई भगदड़ मच सकती है, आप अपने उतर कर पैदल चले जाइए। बाकी लोग भी गए ना वहाँ पर, आप चले जाते उतर के पैदल, क्या तकलीफ थी उसके? तो संत तो कौन हो? संत तो वो होता है ना कि जिसके कारण किसी को तकलीफ ना हो। तस्वीर में देखिए वहां पर वाकई जो है बिल्कुल, तो संत कोई दूसरों को तकलीफ देने के लिए होता है क्या? या संत इतना अहंकारी होता है कि मैं जो कहूंगा वही होगा? तो ऐसे कैसे संत है कि भाई जब दिख रहा है आपको कि इतनी बड़ी तादाद में वहां भीड़ है, वहां कोई अव्यवस्था हो सकती है, या तो आप पीछे हट जाते या पैदल चले जाते वहां पर। ये एक पक्ष है। ये पकड़ के चल रहा है कि मैं जाऊंगा घोड़े बाजे पे ही जाऊंगा। जो मारपीट हुई है और उसकी तस्वीरें हैं, वो अभी अगर मिल जाए तो दिखा भी दीजिएगा। वो तो बाल बाल पकड़ के घसीटा गया, ऐसा छोटा मोटा मामला भी नहीं है वो, तो उसको भी एक बड़ा इशू जो है वहां पर वो बनाया गया है। लेकिन चूंकि हिंदुत्व की बात हो रही थी तो ये भी उत्तर प्रदेश ही है और शंकराचार्य जी का मामला है। शंकराचार्य जी के मामले में दोनों बातें ठीक है कि वो भी उतर के जा सकते थे, लेकिन वो जो पॉलिटिकल उनका एसिमुलेशन है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, वो भी एक बड़ा कारण रहा। नहीं तो डीएम साहब, एसपी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं व्यवस्था कर ही देता। ऐसा तो है नहीं
कितने मौनी अमावस्या कल थी, माघ मेले पर बहुत भीड़ रहती है, तो वो तो उनके लिए अलग व्यवस्था भी की जाती है मेरे ख्याल से। शंकराचार्य और जो भी ये साधु संत जाते हैं, उनके जुलूस जाते हैं, तो उनके लिए अलग रास्ते का वो किया जाता है। लेकिन धर्म शीर्ष पर है। उसका एक उदाहरण तो हमने देखा कि बनारस में 3 लाख की लीड कम हो गई, अयोध्या में चुनाव हार गए और 30 सीटें कम हो गई, धर्म शीर्ष पर था। फिर मणिकर्णिका की तो अभी हम लोग कल परसों से चर्चा करेंगे। मणिकर्णिका तो बनारस वाला विवाद चल ही रहा है, बनारस वाला मणिकर्णिका विवाद, घाट वाला, धर्म का प्रतिमाएं तोड़ने वाला, वो सारा चल ही रहा है। बुलडोजर तो कहीं भी चलती रहती है, धर्म के अलावा भी, धर्म के साथ भी चलती है, तो वो मुद्दा है। और आप पॉलिटिकल कोalition देखें तो पिछली बार जब अखिलेश जी और कांग्रेस साथ आ गई तो नतीजा आपने देख लिया क्या हुआ। उससे पहले जब बीएसपी और अखिलेश जी साथ आए तो भी बहुत फर्क पड़ा था, बड़ा फर्क नहीं पड़ा था लेकिन थोड़ा फर्क पड़ा था, कुछ एक सीट का। हाँ, अब वो पांडे जी, अविनाश पांडे जी ने उस दिन कहा ही था कि भाई बीएसपी के साथ हम जा सकते हैं, तो उन्होंने भी अपना रास्ता खोला होगा। और यदि वो तीनों लोग आ जाए, क्योंकि तीनों के लिए संकट है। सर बाकी 2 तो चाहते हैं, सवाल मायावती जी का है, क्या वो हाँ, तो ऐसा मायावती चाहेंगी? जी तो बिल्कुल खत्म हो गई है ना इस समय, क्योंकि पहले वो करती थी कि पोस्ट पोल अलायंस करती थी, लेकिन अब पोस्ट पोल अलायंस तो तब करेंगे जब कुछ बचेगा। लेकिन जो आरोप लगते हैं कि बीजेपी उनकी पॉलिटिक्स मैनेज करती है आजकल, कि कब एक्टिव होना है कब नहीं होना है, हाँ। तो बीजेपी होने देगी? अब वो तो मायावती जी तय करेंगी। अभी तक के जो था उसमें इस आरोप में दम तो लगता ही था कि भाई क्यों मायावती जी इस तरह की जो इतनी बड़ी लड़ाई थी, जो 15% वोट था वो 8% पे क्यों आने दिया, और क्यों चुप वो रही इतने समय। लेकिन यदि अब भी, क्योंकि तीनों के उसका सवाल है भविष्य का, तो तीनों एक साथ हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। आप शुक्ला जी से सहमत नहीं है कि योगी जी को फिलहाल चुनौती नहीं दिखती? योगी जी के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती है। यदि आप और केवल राहुल जी में 1 मिनट मांगे। हाँ जी, वहीं से नहीं, थोड़ा सा इधर भी है, वो तो दूसरी है, लेकिन यहाँ पर जनता के यदि तौर आप पर देखें, प्रयाग में कल की घटना की बात करें तो मैं पूरी तरह से प्रशासनिक जिम्मेदारी मानता हूं विफलता की। उसका कारण है कि जब आपको पता है और आप एक आंकड़ा दे रहे हैं कि मौनी अमावस्या पे 50 लाख लोगों ने स्नान किया, आपको भी पता है कि कुंभ की तरह यदि आप माघ मेले का आयोजन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे बड़े बड़े संत महंत आएंगे, तो कुंभ की तरह आपने उसके लिए एक निश्चित मार्ग क्यों नहीं तय किया? और जब वो आ रहे थे शंकराचार्य अविमुक्तानंद जी, तो आपको रास्ते में ही पुलिस प्रशासन लगा हुआ तो उनको कहते कि ये वीआईपी मार्ग है महाराज जी, आप इधर से जाइए, हम पूरी व्यवस्था देंगे, और वो संगम तक जाते, स्नान होता चले जाते, तो ये मारपीट की नौबत ही नहीं आती। शंकराचार्य जी का व्यवहार ठीक था या नहीं था? नहीं, व्यवहार देखिए, शंकराचार्य जी का व्यवहार, यदि संत है और उसके साथ यदि 1500 लोग हैं तो अड़ियलपन रहता है। संत तो अड़ियल होता ही है, तो अड़ियलपन तो दिखाएंगे वो, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यदि 50 लाख लोगों को आपने सकुशल स्नान कराया तो एक संत को क्यों नहीं? सर, एक लार्जर बात यूपी की, क्यों हमने मायावती जी, अखिलेश जी कांग्रेस साथ आएंगे कि नहीं, इस परिस्थिति की बात की। और हिंदुत्व, देखिए बुलडोजर और हिंदुत्व बीजेपी को फायदा ही दे रहा है अभी तक, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है क्या? देखिए, ये तो हम मानते ही हैं ना कि जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तभी से बीजेपी के बहुत ज़्यादा जो है सर्ज हुआ था, उसके कारण बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरा, बाकी चुनावों में भी जो है बीजेपी ने जब भी हिंदुत्व को आगे रखा है और उसके कारण जो है पोलराइजेशन हुआ है, बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने अपना एक राह चुन ली है, बाकियों को अपनी राहें चुननी है कि वो कैसे करेंगे। अब मायावती जो है, जैसे कि अभी बताया गया कि 8% पे आ गई हैं, उनका वो शेयर जो है, अब उनको एक और जो ये कहूँ समूह, या फिर ये कहें कि एक और चीज़ तलाशनी है, एक और समूह लोगों का तलाशना है जिसके ज़रिए वो अपने आप को सबल बना सकें। अगर वो नहीं मिलता है तो उनको सोचना पड़ेगा कि वो अलायंस में जा रही हैं या फिर वो खत्म हो रही। ठीक, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जी 2019-2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे और 2012 के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे, वो आंकड़े तो मुझे नहीं बताते कि बीजेपी का सर्ज हुआ है। आप कह रहे हैं बीजेपी नीचे ही जा रही है? मैं नहीं कह रहा, हाँ। आंकड़े कह रहे हैं। ठीक है।